नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि पीडीलाइट की फेयर वैल्यू यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, दोस्तों आप जानना चाहते हो क्या पीडीलाइट एक क्वालिटी कंपनी है, डेब्ट फ्री कंपनी है, पीडीलाइट का आने वाले समय का क्या फ्यूचर हम उम्मीद करें, तो आइए दोस्तों हम लोग पीडीलाइट और उसके रिलेटेड दूसरी कंपनियों का रिसर्च जानते हैं प्रशांत खरे जी के साथ। मैं प्रशांत खरे जी के बारे में कुछ बता दूं आपको दोस्तों। प्रशांत खरे जी स्टॉक मार्केट के बैकग्राउंड से नहीं है। प्रशांत जी मेडिकल लाइन से है, इंडोर के रहने वाले हैं दोस्तों। इन्वेस्टमेंट में इनको इंटरेस्ट था और इन्होंने 2 साल पहले स्टॉक मार्केट की लर्निंग की। अब देखो लर्निंग करके आज अपने इंडिपेंडेंटली खुद का डिसीजन लेके आज इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्रशांत जी के द्वारा हमको पास्ट में भी बहुत बढ़िया रिसर्च मिले हुए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है प्रशांत खरे जी पीडीलाइट इंडस्ट्री की लोगों की जो भी क्वेरी होगी उसको प्रॉपर सॉल्व कर पाएंगे। राइट या वेलकम प्रशांत जी। या पीयूष सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मैं प्रशांत खरे, प्रॉफिट फ्रॉम इट इंदौर से इस H1 रिजल्ट श्रृंखला 2022-23 के रिजल्ट एनालिसिस में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक और मल्टीबैगर वेल्थ क्रिएटर कंपनी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके रिजल्ट अभी हाल ही में आए। तो दोस्तों, रिजल्ट एनालिसिस करने के पहले हम कुछ बेसिक्स पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सेक्टर एनालिसिस करेंगे कि ये कौन से सेक्टर को बिलोंग करती है। दोस्तों, ये स्पेशलिटी केमिकल्स नाम के सेक्टर को बीएसई ने इसे रखा हुआ है। अब दोस्तों, हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है पीडीलाइट ने हिस्टोरिकल क्या दिया है वो देख लेते हैं, पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री का ग्रोथ। तो पिछले 20 वर्षों में करीबन 17% सीएजीआर से इस इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है और पिछले गत 14 वर्षों में करीबन 18% के सीएजीआर से इसका ग्रोथ हुआ है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले वर्षों में ये कंजर्वेटिव रहते हुए कि ये अपना ग्रोथ 15% तो एटलीस्ट रखे। तो दोस्तों, डेफिनेटली ये ग्रोथ बहुत अच्छा है क्योंकि ये आउट परफॉर्म कर रहा है जीडीपी को। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं मार्केट कैप। तो दोस्तों, इस सेक्टर के अंदर यानी स्पेशलिटी केमिकल्स में हम देखते हैं करीबन 89 कंपनीज लिस्टेड है और इन सब कंपनियों का मार्केट कैप करीबन 5,10,000 करोड़ रुपया है। दोस्तों, चलिए देखो किसको सबसे अधिक मार्केट कैप में शेयर मिल रहा है। तो यहां हम इस स्लाइड में देखते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्री को करीबन 30% मार्केट शेयर मिल रहा है, एसआरएफ को 15% और बीएएसएफ को 2.5%। दोस्तों, आप जानते होंगे बीएएसएफ जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी है और डेब्ट फ्री कंपनी है यानी, पर इसको मार्केट कैप बहुत कम मिल रहा है। तो इसको हम एनालिसिस करते हैं आने वाली स्लाइड्स के अंदर कि ऐसा क्यों है। अब दोस्तों, सेल्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर इस सेक्टर में मैंने उन्हीं कंपनियों को ले रखा है जो बिजनेस करना जानती है, जो सेल्स या रेवेन्यू बढ़ाना जानती है। तो यहां पर इनका 80% कॉन्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे कि जो कंपनी मेनली सेल्स कर पाती है। तो जो कंपनियां सेल्स कर पाती है उनका जो है टोटल सेल्स इस इंडस्ट्री का देखें तो करीबन 85,420 करोड़ के करीब आ रहा है। इसमें से पीडीलाइट इंडस्ट्री का 12% के करीब सेल्स में शेयर है। वहीं बीएएसएफ का काफी अच्छा शेयर है, सर्वाधिक शेयर है 15% का, और एसआरएफ का 14%, आरती इंडस्ट्री का 10% के करीब सेल्स में शेयर है। अब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये सब कंपनियां मिलकर करीबन 10,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करती है। तो यहां हम देखते हैं कि एसआरएफ का करीबन 18% में प्रॉफिट शेयर है, पीडीलाइट इंडस्ट्री का 12% है, वहीं बीएएसएफ का 6% के करीब प्रॉफिट में शेयर है। और यही एक कारण यहां पर हमें दिखता है जिसके कारण जो है इन्वेस्टर बजाय बीएएसएफ के पीडीलाइट इंडस्ट्री को अधिक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम क्वालिटी एनालिसिस करते हैं इस सेक्टर का। फिर से हम बेसिक्स पे आ जाते हैं, रेशोज देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे लिक्विडिटी रेशो, यानी शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास में बढ़िया फाइनेंशियल क्राइसिस कोई है तो नहीं। सॉल्वेंसी देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में कंपनी का एसेट्स तो बढ़िया है कि नहीं, और प्रॉफिटेबिलिटी। तो दोस्तों, ये दोनों चीजें जहां अच्छी होंगी तो नेचुरली प्रॉफिटेबिलिटी वहां हमें अच्छी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, हम लिक्विडिटी रेशो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन। इस इंडस्ट्री का एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन करीबन 12% है और पीडीलाइट इंडस्ट्री का हम देखेंगे करीब करीब एट पार है, इंडस्ट्री के करीब 12% है। और दूसरी कंपनियों का कुछ जगह हम देखते हैं 21% भी है, कुछ जगह देखते हैं 7% भी है। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने नेट प्रॉफिट मार्जिन देखा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं करंट रेशो। तो इस इंडस्ट्री का एवरेज करंट रेशो 1.6 के करीब है। इसमें हम पीडीलाइट इंडस्ट्री का देखते हैं 1.7 है, फिर आरती इंडस्ट्री का 1.4 है, एसआरएफ का 1.2 है और बीएसएफ का 1.4 है। अब हम ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करते हैं। दोस्तों, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी हम लोगों ने सेल्स तो कर लिया, रेवेन्यू जनरेट कर लिया, पर कुछ पेमेंट आना अभी बाकी रहता है। तो इस इंडस्ट्री का एवरेज जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो 18% के करीब है। इसमें हम देखते हैं कि पीडीलाइट इंडस्ट्री का 14% के करीब आ रहा है, यानी इनका सिर्फ 14% ही बकाया है मार्केट में। और वहीं विनीति ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनियां हम देखते हैं उनका 28% करीब पैसा बकाया है और अनुरस जैसी कंपनी का 26% के करीब है। अब दोस्तों, सॉल्वेंसी रेशो देख लेते हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म में कंपनी को फाइनेंशियल दिक्कत तो है कि नहीं। तो दोस्तों, आईसीआर इस पूरी इंडस्ट्री का 22 के करीब है। वहीं पीडीलाइट इंडस्ट्री का हम देखते हैं आउट परफॉर्म कर रहा है 37 के करीब, अतुल का 81 है और फाइन ऑर्गेनिक्स का 64 है।
अब डेप्ट टू इक्विटी रेशो की बात करते हैं तो डेप्ट टू इक्विटी रेशो करीबन 8 to 11% आ रहा है। वहीं हम पिडिलाइट इंडस्ट्री का देखते हैं वो 0%, यानी ये एक डेप्ट फ्री कंपनी है दोस्तों। ये बात एक गौर करने लायक है, क्योंकि बहुत कम कंपनियां आपको इस सेक्टर के अंदर डेप्ट फ्री या जीरो डेप्ट वाली दिख सकती है। अब हम बात करते हैं डेप्ट रेशो। तो डेप्ट रेशो के अंदर हम देखते हैं इस इंडस्ट्री का एवरेज डेप्ट रेशो यानी लायबिलिटीज टू एसेट जो हम देखते हैं वो 39% के करीब है। वहीं पिडिलाइट इंडस्ट्री का 31% के करीब है, यानी काफी अच्छा है इंडस्ट्री के एवरेज डेप्ट रेशो के मुकाबले में। और कई कंपनियों का जैसे बालाजी एमाइंस का 67% करीब डेप्ट रेशो हमको दिखता है। अब दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की बात कर लेते हैं। इसमें हम देखते हैं रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी कि जिन इन्वेस्टर ने शुरू में पैसा लगाया था उसके इन्वेस्टर हर वर्ष प्रॉफिट के कितने गुना कमा रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि पिडिलाइट इंडस्ट्री के इन्वेस्टर करीबन 24 टाइम्स जो है अपने इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट का हर साल कमा रहे हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री का एवरेज रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी 10 के करीब आ रहा है। वहीं अतुल के इन्वेस्टर 20 टाइम्स कमा रहे हैं। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इस इंडस्ट्री की एवरेज 20% है, वहीं पिडिलाइट इंडस्ट्री की 18% है, बालाजी एमाइंस की 34% के करीब है और एमएफएल नाम की कंपनी की 35% के करीब है। अब रिटर्न ऑन एसेट्स देख लेते हैं, एसेट्स के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है, तो वो 12.6% है। वहीं पिडिलाइट का ऑलमोस्ट एट पार विद द इंडस्ट्री है, 13% के करीब। अब बिहेवियर साइंस देख लेते हैं। तो बिहेवियर साइंस देखने के पहले दोस्तों हम कंपनी के बारे में कुछ जान ले। दोस्तों ये कंपनी 1959 में एस्टेब्लिश हुई थी, पायोनियर इन कंज्यूमर एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। इनके 8 रीजनल ऑफिसेस है, 30 प्लांट्स है, 34 को मेकर्स इन इंडिया है और 7,500 एम्प्लॉइज है। दोस्तों ये कंपनी एडहेसिव एंड सीलेंट्स, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, आर्ट क्राफ्ट प्रोडक्ट्स एंड पॉलीमर इमल्शंस बनाती है। और दोस्तों इसका इंडिया के अलावा यूएसए, थाईलैंड, दुबई, ब्राजील, इजिप्ट, श्रीलंका और केनिया में भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये करती है। इसके अलावा इनके स्ट्रॉन्ग ब्रांड है जो कि इस इंडस्ट्री में आपको बहुत ही कम दूसरी कंपनियों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल नहीं बनाती है, ये स्पेशलिटी केमिकल के ब्रांड बनाती है जो हम सब लोगों के मुंह पर याद है, यानी हम लोगों को, जैसे एमसिल हुआ, फेविक्विक हुआ, फेविस्टिक हुआ। और दोस्तों दे आर एक्सपोर्टर ऑफ पिगमेंट्स एंड पिगमेंट इमल्शन। इनके पास में 3 R&D सेंटर्स इन इंडिया है, 1 इन सिंगापुर एंड 1 इन यूएसए। दोस्तों जैसा कि अभी रिसेंटली जो जीडीपी के डेटा है उसके अंदर जो है जीडीपी ग्रोथ में कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा का काफी योगदान रहा है और डेफिनेटली ये स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री को जो है ग्रोथ देगा, क्योंकि ये जो डॉक्टर फिक्सिट, फेविकॉल, फेविक्विक, एमसिल, रॉफ, ये जो भी आप नाम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में इनका यूज तो होता ही है। अब दोस्तों डोमेस्टिक प्रेजेंस हम देख लेते हैं, करीबन 6,000 SKUs एंड 850 प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा 30 प्लांट्स है, 34 को मेकर्स है, 4,700 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 43 वेयर हाउसेस है, 8 रीजनल ऑफिसेस है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि इस कंपनी का सेल्स पिछले 20 वर्षों में कैसे बढ़ा हुआ है। तो मात्र 500 करोड़ का बिजनेस करने वाली कंपनी आज करीबन 10,000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है, यानी 16% CAGR ग्रोथ इस कंपनी ने सेल्स में दिया हुआ है और 20 गुना इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट जो है इनका करीबन 23 टाइम्स बढ़ा हुआ है। मात्र 52 करोड़ का प्रॉफिट 2002 में करते थे ये, अब बढ़कर 1200 से करोड़ से अधिक हो गया है और प्रॉफिट ग्रोथ भी इनका करीबन जो है 17% CAGR से बढ़ा है। दोस्तों इस स्लाइड में हम देखेंगे केवल 2 ही वर्ष ऐसे गए जहां इनका प्रॉफिट कम हुआ है, एक तो मार्च 19 में और दूसरा मार्च 9 के अंदर, क्योंकि ये दोनों ही टाइम जो है इकोनॉमी थोड़ा डिस्टर्ब था, पर ये एक ऐसी कंपनी है इसने कभी लॉस नहीं किया अपनी हिस्ट्री के अंदर। अब दोस्तों हम रिजर्व देख लेते हैं। मात्र 236 करोड़ का रिजर्व इनका 2002 में था, जो बढ़कर अभी करीबन 6300 करोड़ के करीब हो गया है, यानी कितना जबरदस्त वेल्थ अपने लिए भी किया और इन्वेस्टर के लिए भी करके दिया है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आपको जानकर यह ताजुब होगा कि जिन इन्वेस्टर ने 2000 के अंदर जो है इस स्टॉक को खरीदा होगा 12 रुपए 25 पैसे के भाव से, 10,000 रुपया यदि वो लगाते तो आज 21,50,000 रुपया हो जाता, और 1 लाख कोई लगाता तो उसके करीबन 22 करोड़ रुपए हो जाते। ये तो हुई वेल्थ क्रिएशन की बात। पर एक और में कहावत आपने सुनी होगी, आम तो आम गुठलियों के दाम। अभी इसने इस वर्ष जो है अगस्त में 10 रुपया पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है, यानी जितना हर साल आपने लगाया उतना तो डिविडेंड के रूप में आपको हर साल ये ऐसे ही मूलधन वापस देता है। और अभी तक जो है आपका मूलधन कब से मिल चुका होगा जिन इन्वेस्टर ने भी 2000 में पैसा लगाया है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में मनी वैल्यू के साथ साथ टाइम वैल्यू भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब दोस्तों हम करंट ट्रेंड्स जान लेते हैं। हिस्ट्री देख लिया हमने, अब करंट में क्या चल रहा है। तो यहां पर आप पिछले 4 क्वार्टर का जो है सेल्स, प्रॉफिट और मार्जिन ट्रेंड देखेंगे। तो 9 महीनों में हम लोगों ने देखा था कि 47% का सेल्स ग्रोथ था, 16% का प्रॉफिट ग्रोथ था और 13% का मार्जिन था।
एनुअल में यानी जब ये वर्ष खत्म हुआ तो 36% का सेल्स ग्रोथ हुआ, 7% का प्रॉफिट ग्रोथ था और 12% का मार्जिन था। Q1 में हमने देखा कि 60% का सेल्स ग्रोथ था, 64% का प्रॉफिट ग्रोथ था और 11% का मार्जिन था। ये दोस्तों पिछले वर्ष जो लॉकडाउन लगा था उसके कारण थोड़ा लो बेस हो गया था, इसलिए हमें Q1 में एक अच्छा सेल्स और प्रॉफिट उछाल देखने में मिला है। पर H1 में हम देखते हैं, यानी ये जो 6 महीने बीते हैं इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं 34% का सेल्स ग्रोथ हुआ है, 17% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है और 11% का इसका मार्जिन रहा है। अब दोस्तों ये जो है रेवेन्यू, एक्सपेंस, फाइनेंस, प्रॉफिट का वाई वाई कंपेरिजन है। 34% सेल्स में ग्रोथ है, 37% एक्सपेंसेस में ग्रोथ हुआ है, -5% का फाइनेंस कॉस्ट कम हुआ है, प्रॉफिट भी जो है 17% से बढ़ा है। अब हम मेजर कॉस्ट देख लेते हैं कि कंपनी के मुख्य खर्चे कहां हुए हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि मटेरियल कॉस्ट में करीबन कंपनी को 44% का जो है एक्सपेंस अधिक हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड 75% बढ़ा हुआ है, इन्वेंट्री जो है 15% से बढ़ी है, एम्प्लॉय कॉस्ट भी 12% से बढ़ी है और फाइनेंस कॉस्ट -5% से घटी है। डी&ए यानी कंपनी इतनी पुरानी होने के बावजूद भी ये लोग एक्सपांशन में बिलीव करते हैं और कर रहे हैं, तो 7% डी&ए कॉस्ट हुआ है और अदर एक्सपेंसेस 27% के रेट से बढ़े हुए हैं और नेट एक्सपेंसेस हम देखें तो 37% के नेट एक्सपेंस इनका बढ़ा हुआ है। अब दोस्तों ईपीएस की बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा कि जो इनका एनुअल ईपीएस था 23.8 रुपीज के करीब था, यानी मार्च 2022 तक का, और पिछले 4 क्वार्टर का यानी ट्रेल ईपीएस हम देखते हैं जो कि एनुअल ईपीएस को आउट परफॉर्म कर रहा है, 25.6 रुपीज के करीब आ रहा है। और वहीं इस वर्ष हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस वर्ष इसका फॉरवर्ड ईपीएस 28 रुपीज के करीब रहे। अब दोस्तों हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, सेल्स, प्रॉफिट, ईपीएस और फेयर वैल्यू देख लेते हैं। दोस्तों मैं इस वर्ष उम्मीद करता हूं कि 12,400 करोड़ के करीब इनका सेल्स रहे और 1424 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट रहे। इसका ईपीएस मैं उम्मीद करता हूं 28 रुपीज के करीब रहे और फेयर वैल्यू करीबन जो है 1195 के करीब इसका आता है। अब हम बात करते हैं 2030 की। 2030 के लिए हम लोगों ने एस्टिमेट किया है कि 31,000 करोड़ के करीब इनका सेल्स रहेगा, 4,100 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट रहेगा, 82 का हम ईपीएस एक्सपेक्ट करते हैं और फेयर वैल्यू हम 2030 में एक्सपेक्ट करते हैं कि 3,500 के करीब रहे। अब हम बात करते हैं 2035 की। तो 2035 में हम एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि 60,000 करोड़ के करीब इनका सेल्स रहे, 8,000 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट रहे, 159 के करीब इनका ईपीएस रहे और फेयर वैल्यू हम उम्मीद करते हैं 2035 में 6,760 के करीब रहे। अब दोस्तों हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों आप देखेंगे कि 70% जो है प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग है, वहीं म्यूचुअल फंड के पास 4% है, एफपीआई के पास में 11% है और अदर्स के पास में 15% है। अब दोस्तों एक चीज आपने गौर करी है कि पीडीलाइट, क्या आप बता सकते हैं ये निफ्टी में क्यों नहीं आती? तो दोस्तों निफ्टी में ये इतना अच्छा मार्केट कैप होने के बावजूद भी एनएससी ने इसे नहीं रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनएससी सिर्फ फ्री फ्लोट शेयर को कंसर्न करता है, वो प्रमोटर शेयर्स नहीं गिनता है। पर आप एक तरह से देखेंगे कि जो एनएससी में जो बॉटम वाली कंपनियां हैं, जैसे बीपीसीएल हुआ, हीरो मोटर कॉर्प हुआ, उनसे करीब करीब इसका डबल या 2.5 गुना इसका मार्केट कैप है। तो दोस्तों एक ये बहुत अच्छी कंपनी है और आने वाले 1-2 वर्षों में हम उम्मीद करते हैं कि इसको हम निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं। दोस्तों ये ओवरसीज सब्सिडरीज परफॉर्मेंस है FY23 का, जो अभी H1 के रिजल्ट में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ने इनकी मैनेजमेंट ने दिया हुआ। अमेरिका में जो है इनका सेल्स ग्रोथ 7% हुआ है और एशिया के अंदर भी ऑपरेट करते हैं, इसके अलावा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के अंदर भी ये ऑपरेट करते हैं और सभी जगह से इनको अच्छा सेल्स ग्रोथ मिला है। अब हम दोस्तों इंडस्ट्री सेगमेंट कंपोजिशन देख लेते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि 80% कंज्यूमर एंड बाजार प्रोडक्ट से इनको बिजनेस मिलता है, 20% बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट से मिलता है और 0.7% इतर दूसरे तरीकों से मिलता है। अब मार्केट आउटलुक जो मैनेजमेंट ने कहा है, इन द करंट क्वार्टर द डिमांड कंडीशंस रिमेन सॉफ्ट विद इन्फ्लेशन इंपैक्टिंग कंजम्पशन, रिसेंट सॉफ्टनिंग ऑफ कमोडिटी कॉस्ट, गुड मानसून एंड इंक्रीज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जैसा कि जीडीपी में भी हमको दिखा है, ऑगर्स वेल फॉर द फ्यूचर। गोइंग फॉरवर्ड वी रिमेन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ऑन इंप्रूविंग डिमांड कंडीशंस। We continue to invest in our brand supply chain, digital infrastructure and distribution to deliver consistent and volume-led profitable growth. अब दोस्तों हम लोगों ने फेयर वैल्यू देख लिया, पर ऐसे स्टॉक हमें कभी फेयर वैल्यू पर बहुत कम देखने को मिलते हैं और पीडीलाइट एक ऐसी कंपनी है, आप इस चार्ट में देखेंगे कि गिरावट भरे बाजार में निफ्टी कितना भी टूटे पर ये तो 50 मेमा को भी टच नहीं करता है, जो कि एक हमारा मेन बाइंग पॉइंट रहता है। तो दोस्तों यदि अभी आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो इस कंपनी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और जैसे ही 2205 के करीब ये आपको किसी भी फॉल में दिखे तो वहां पर हम इसका एक्यूमुलेशन अच्छा कर सकते हैं। अदरवाइज हम सिप में इसको हर महीने इकट्ठा कर सकते हैं और इसका नियर टर्म टारगेट मैं एक्सपेक्ट करता हूं 2956 के करीब इसका नियर टर्म टारगेट रहेगा।
दोस्तों, दिस प्रेजेंटेशन इज फॉर एजुकेशन पर्पस. कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर. एंड थैंक यू वेरी मच पीयूष सर, द लर्निंग यू ऑफर टू अस. और सभी व्यूअर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा. और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच सर. या ग्रेट इनपुट प्रशांत जी, बहुत ही बढ़िया आपने पूरा डेटा स्टडी बताया. और जो मैंने नोट किए हैं कुछ पॉइंट, जस्ट लेट मी वॉच कि यस, बाकी की जो कंपनियों से आपने कंपैरिजन किया वो सब कंपनियां केमिकल बनाती है, इनका भी केमिकल है पर ये ब्रांड बना रहे हैं, राइट. तो दूसरे केमिकल में ग्रोथ कम होता है और वहां पे ग्रोथ इसलिए हो रहा है क्योंकि बाकी कंपनियों को खुद को केमिकल प्रोड्यूस नहीं करना है पॉल्यूशन के कारण, राइट. तो ग्रोथ केमिकल को अभी मिल रहा है, पर फिर भी लॉन्ग टर्म में अगर हमको कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए तो कोई ब्रांड के साथ रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बराबर. दूसरा जो मैंने आपके प्रेजेंटेशन में नोट किया कि इनको ग्रोथ इस बार भी अच्छा मिला है. देखो लॉन्ग टर्म तो ग्रोथ अच्छा ही है. अभी दुनिया भर में लो ग्रोथ चल रहा है, इंडिया में चलो ग्रोथ फिर भी अच्छा है, पर इसका ग्रोथ आपने मुझे मेरे ख्याल से 34% सेल्स बताया, बराबर प्रशांत जी. राइट सर. तो 34% तो अमेजिंग हुआ. मतलब जीडीपी 9% से बढ़ रहा है 6 महीने का, राइट. और अपना इनका अगर अपन बिजनेस देखें तो 34% ग्रोथ, तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है. ये ग्रोथ इनको मिला है एक तो वॉल्यूम से और दूसरे प्राइस इंक्रीज करने की वजह से, बोला ना. इनको इमर्जिंग कंट्री से अच्छा ग्रोथ मिला है. जब आपको पढ़ रहे थे प्रशांत जी अलग अलग कंट्री की बातें कि जैसे एशिया से इनको 36% जैसा ग्रोथ मिला है, राइट. एशिया इमर्जिंग है. अफ्रीका से इनको अच्छा ग्रोथ मिला है, वो इमर्जिंग है. यूएस में जीडीपी म्यूटेड है, तो आपने देखा होगा वहां पे ग्रोथ खाली 8% आया है, राइट सर. इमर्जिंग कंट्रीज इनको अच्छा ग्रोथ दे रहे हैं, तो ग्रोथ सब बढ़िया, पर प्रॉब्लम किधर है? प्रॉफिट मार्जिन. मार्जिन मतलब इन्फ्लेशन जो बढ़ा हुआ है वो इनके मार्जिन को घटा रहा है, जिससे इनके प्रॉफिट इतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए. 34% ग्रोथ के हिसाब से इनके प्रॉफिट 34% होने चाहिए, पर आधे प्रॉफिट 17%, क्योंकि मार्जिन गिर रहा है, राइट. तो इसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. डिमांड में प्रॉब्लम नहीं, पर इन्फ्लेशन जैसे धीमे धीमे कम होगा हम पीडीलाइट में बढ़िया उछाल देखेंगे. वैसे ये अभी भी लाइफ टाइम हाई के करीब ही है, मतलब इसमें कोई बड़ा फॉल नहीं आया, पर क्या होता है महंगा हो जाता है. देखो इनको 34% का सेल्स ग्रोथ और पी मेरे ख्याल से 100 के करीब का है ना. तो 100 के करीब का पी क्यों है? क्योंकि प्रॉफिट टूटे हुए. तो प्रॉफिट जैसे सेट हो जाएंगे अपने आप सस्ता हो जाएगा. तो हमें ध्यान किधर रखना पड़ेगा इसके केस में? इन्फ्लेशन, ना. इन्फ्लेशन हल्का मतलब अपना पीडीलाइट क्या से दौड़ेगा. और अभी जो कुछ इंडिकेटर मिले हैं, अच्छा मॉनसून, कॉमोडिटी के कॉस्ट भी धीमे धीमे सस्ते हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव है पीडीलाइट के लिए. मेरे हिसाब से देखो अगर पीडीलाइट हम रखते हैं आने वाले समय में कंसिस्टेंट ग्रोथ, कंसिस्टेंट प्रॉफिट और कंसिस्टेंट डिविडेंड हमको मिल सकता है, राइट प्रशांत जी? सही समझाऊं मैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. राइट, ओके. तो बहुत बढ़िया इनपुट आपकी ओर से. और मुझे लगता है लोगों के जो सवाल थे, एक कि भाई पीडीलाइट डेब्ट फ्री कंपनी है कि नहीं है, तो आपने बता दिया प्रेजेंटेशन में, डेब्ट फ्री है ना? यस सर, जीरो डेब्ट है सर. या डेब्ट फ्री कंपनी हो गई. दूसरा, लोगों को इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू जाननी थी, वो भी आपने बता दी, राइट. और फेयर वैल्यू की जो वेट करेगा उनको फेयर वैल्यू पे मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका ग्रोथ जबरदस्त है. देखो कंपनियां फेयर वैल्यू पे कब आती है, आपने प्रेजेंटेशन में कवर किया वैसे ये बात, कि जब ग्रोथ म्यूटेड हो जाए, प्रॉफिट टूट जाए, तो ऐसा कुछ तो यहाँ पे है नहीं. तो फेयर वैल्यू पे आना इसका नियर टर्म में कोई संभव नहीं, बराबर. सो ओवरऑल योर प्रेजेंटेशन वाज वंडरफुल प्रशांत जी, राइट. उम्मीद करेंगे क्लियर होगी, राइट प्रशांत जी? थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू टू यू ऑल्सो एंड जय हिंद.